बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। आज हम आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि आज हम डाइव इन करेंगे थोड़ा सा नेचुरल इंग्लिश में कि कुछ चीज़ें, कुछ फीलिंग्स को अगर हम लिटरली ट्रांसलेट करते हैं तो कितना वियर्ड साउंड करता है, और नेचुरली अगर उनको बोले इंग्लिश में फीलिंग्स को तो कैसे बोला जाएगा। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली टेक 12 और 15 मिनट्स मैक्सिमम। तो पूरा सेशन देखिएगा और देखने के बाद फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये यूजफुल लगा, आपके लेवल का था या नहीं था। ऑलराइट, तो बेसिक सेंटेंस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैं मेले में गया था। कल मैं मेले में गया था। आई वेंट टू द फेयर यस्टरडे। बिल्कुल बेसिक सेंटेंस है। आई वेंट, मैं गया था। आई वेंट टू द फेयर यस्टरडे। अब जो अगला सेंटेंस आ रहा है, यहाँ पे आके मैक्सिमम लोग अटक जाते हैं। मजे से घूमा। अब देखिए हिंदी में हम क्या कहते हैं, कल मैं मेले में गया था, बहुत मजा आया, मजे से घूमा। तो इस तरीके की जो फीलिंग्स हैं, इनको एक्चुअली वर्ड्स के थ्रू ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो हमें पता होना चाहिए इंग्लिश में इस फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करना है। फीलिंग्स पे आके अटकते हैं हम लोग, ना कि शब्दों के ट्रांसलेशन पे। अगर मुझे इंग्लिश में यही बात कहनी हो कि मजे से घूमा, यानी मैंने एंजॉय किया वहां पर, तो इट वॉज फन। अब दोनों सेंटेंस को हम वैसे बोल के देखते हैं। आई वेंट टू द फेयर यस्टरडे, इट वॉज फन। मजा आया, इट वॉज फन। अब मैं इसमें कुछ और चीजें अगर जोड़ना चाहूँ, इट वॉज फन बीइंग देयर। यहाँ पे मैंने अपनी प्रेजेंस पे, उस टाइम पे एम्फेसाइज कर दिया। आई वेंट टू द फेयर यस्टरडे, इट वॉज फन बीइंग देयर। वहां पर मजा आया, इट वॉज फन बीइंग देयर, यानी वहां होने में मजा आया, जितनी देर में वहां प्रेजेंट था, इट वॉज फन बीइंग देयर। और भी कई तरीके होते हैं आपके पास में बोलने के, हिंदी अगर हम सही समझ जाते हैं कि हम बोलना क्या चाहते हैं। नाउ, फिल्म देख के बोर हो गया। अब देखिए इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं, थोड़ा सा इसमें याद रखना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। किसी भी चीज से अगर आप बोर हो गए हैं, आई गॉट बोर्ड ऑफ वॉचिंग मूवी। देखिए यहाँ पर ऑफ इस सेंटेंस में आपको यूज करना पड़ेगा और आईएनजी लगाना पड़ेगा जिस काम से आप बोर हो गए हैं। जैसे आई गॉट बोर्ड ऑफ वॉचिंग मूवी, फिल्म देख के बोर हो गया। जैसे अगर मुझे इसी के आधार पे कहना पड़े कि तुमसे बात करके बोर हो गया, आई गॉट बोर्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। ऑफ के बाद काम के साथ आईएनजी लगा देंगे। जैसे अगर आपको कहना पड़े पढ़ाई कर करके बोर हो गया हूं, आपको कहना है पढ़ाई कर करके बोर हो गया हूं। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा पॉज करके, जिससे आपको ये स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। सो डोंट बी लेजी एट राइटिंग। दूसरी चीज और है कि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना एक सेशन हम अपलोड करते हैं। बिल्कुल बेसिक ग्रामर भी अगर आपको नहीं आती है, तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरे सीरीज में जाइएगा। डे 1 से देखना शुरू करिए इसको। 2 वीडियोस आप देखेंगे, पूरे के पूरे ग्रामर के कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ग्रामर को अलग से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आप हमारी फ्री में, बिल्कुल फ्री में लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। तो ड्यूरिंग द सेशन में अपना नंबर आपको दूंगा, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट अटेंडिंग आवर लाइव क्लासेस। टाइमिंग वगैरह का सारा डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, क्योंकि वो कभी कभी चेंज होते रहते हैं। ऑलराइट, तो मोस्टली क्लासेस इवनिंग में होती हैं। तो छोटा सा बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अगर शेयर करने लायक लगे तो। राइट, सो लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। आखिरी फिल्म कौन सी देखी? अब देखिए हमें किसी से पूछना है कि आपने आखिरी फिल्म कौन सी देखी। दीज आर नॉट ओनली सेंटेंसेस। सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है कि मैं फिल्म की कितनी बातें पूछूंगा किसी से, स्ट्रक्चर्स हैं, आप खुद से समझेंगे। विच मूवी डिड यू वॉच लास्ट? कौन सी फिल्म देखी थी आपने लास्ट? विच मूवी डिड यू वॉच लास्ट? अगर इसी के आधार पे अब किसी से आपको पूछना पड़ जाए कि आपने आखिरी किताब कौन सी पढ़ी थी, विच बुक डिड यू रीड लास्ट? आपने आखिरी किताब कौन सी पढ़ी थी। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें हम पूछ रहे हैं आखिरी बार फिल्म कब देखी। अब यहाँ पर हम किसी से टाइम पूछ रहे हैं कि आपने आखिरी बार ये काम कब किया था, तो इसके लिए बना हुआ फ्रेज होता है एक्शन में, When was the last time। इसको याद कर लीजिए, जब भी हम टाइम पूछेंगे आखिरी बार का, When was the last time you watched a movie। और थोड़ा सा याद रखना, यहाँ सेकंड फॉर्म यूज होगा उस काम का। When was the last time you watched a movie। अगर इसी के आधार पे मुझे पूछना हो कि तुम आखिरी बार विशाल से कब मिले थे, When was the last time you met विशाल। When was the last time you met विशाल। अगर हमें इसी के आधार पे पूछना हो कि आखिरी बार तुम दिल्ली कब गए थे, When was the last time you went to दिल्ली। अगर आपको मुझसे एक क्वेश्चन पूछना है, अब आपको मुझसे पूछना है कमेंट सेक्शन में, डोंट बी लेजी एट राइटिंग, लिखना आलस नहीं करना है। आपको मुझसे पूछना है कि आप आखिरी बार छुट्टियों पर कब गए थे। छुट्टियों पर, आप आखिरी बार छुट्टियों पर कब गए थे। यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन इन इंग्लिश। लिखिएगा जरूर। अगर आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक होगा देन आई विल गिव यू अ लाइक, और गलत होगा तो हम उसको करेक्ट कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, आगे से इंग्लिश में बात करूंगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या कह रहे हैं कि कोई काम करूंगा और फिर करता ही चला जाऊंगा। आगे से इंग्लिश में बात करूंगा, कंटिन्यूटी जता रहे हैं यहाँ पर हम। आई स्पीक इन इंग्लिश नाउ ऑनवर्ड्स।
यानी कि आई स्पीक इन इंग्लिश नाउ, अब इंग्लिश में बात करूंगा। ऑनवर्ड्स लगा के हमने बता दिया कि अब ये कंटिन्यूटी भी है, इसमें होता भी चला जाएगा, आगे की तरफ ये काम कंटिन्यू होगा। आई स्पीक इन इंग्लिश नाउ ऑनवर्ड्स। नाउ देन, और इसके अलावा एक और दूसरा बेसिक भी आप कह सकते हैं ट्रांसलेट करके, आई स्पीक इन इंग्लिश फ्रॉम नाउ, आई स्पीक इन इंग्लिश फ्रॉम टुमारो। फ्रॉम नाउ, फ्रॉम टुमारो भी कहा जा सकता है। ऑनवर्ड्स थोड़ा सा अप्रोप्रिएट है यहाँ पर, जब आप टाइम पे एम्फेसाइज कर रहे हैं तो ऑनवर्ड्स का इस्तेमाल कर लिया जाता है। आई स्पीक इन इंग्लिश फ्रॉम नाउ या फिर आई स्पीक इन इंग्लिश नाउ ऑनवर्ड्स। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, चाहे लोग कुछ भी कहें, आई स्पीक इन इंग्लिश नाउ ऑनवर्ड्स, और चाहे लोग कुछ भी कहें, इस पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, नो मैटर। चाहे का मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लोग कुछ भी कहें, नो मैटर व्हाट पीपल से। नो मैटर की जगह पर आपके पास एक और ऑप्शन है, डजंट मैटर। नो मैटर या डजंट मैटर व्हाट पीपल से, दोनों सेंटेंसेस को साथ में बोल के देखिए आप, आई स्पीक इन इंग्लिश नाउ ऑनवर्ड्स, नो मैटर व्हाट पीपल से, कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे। तो रिपीट करते चले जाइएगा, जो भी सेंटेंस आप इंग्लिश में देखते हैं स्क्रीन पर, उसको मेरे साथ में जब आप इंग्लिश में बोल लेंगे लाउडली थोड़ा सा, तो प्रोनाउंसिएशन के साथ यूज टू हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे आप। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, लोग डराने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, स्केयर मतलब भी डराना है और अफ्रेड मतलब भी डराना है, दोनों का डिफरेंस समझेंगे हम, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने होंगे। लोग डराने की कोशिश करेंगे, पीपल विल ट्राई टू स्केयर, मी हटा देते हैं यहाँ पर। अगर सामने वाले से हम कह रहे हैं लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, तो कह सकते हैं पीपल विल ट्राई टू स्केयर यू। अब देखिए, स्केयर का मतलब भी है डराना, और एक दूसरा वर्ड होता है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब भी है डरना, डराना से रिलेटेड है, लेकिन इसमें पहली चीज तो ये है कि दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, काम चल जाता है, अफ्रेड की जगह स्केयर भी यूज हो जाता है। लेकिन अगर आप लिटरली साउंड करना चाहते हैं बिल्कुल एक्यूरेट और नेचुरल, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। स्केयर हम ऐसी कंडीशन में यूज कर लेते हैं जहां पर हम किसी एक्शन को एम्फेसाइज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है सेंटेंस में, लोग डराने की कोशिश करेंगे, यानी लोग कोई काम करेंगे। जब हम काम की बात कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो पीपल विल ट्राई टू स्केयर यू। जैसे अगर मुझे इसी के आधार पे एक सेंटेंस बोलना पड़े कि तुमने मुझे डरा दिया, अब तुमने कोई काम किया है उसमें, यू स्केयर्ड मी, यू स्केयर्ड मी। अब दूसरा एक वर्ड आता है अफ्रेड। अफ्रेड हम वहां इस्तेमाल कर लेते हैं जहां पर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ मुझे डर लग रहा है। जैसे कि मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है, अब वो हाइट्स अपने आप में स्टिल है, हाइट्स में कोई एक्शन वगैरह नहीं है। आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स, आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स। लेकिन अगर मुझे इसी की जगह पर कहना हो, मुझे तुम्हारे फादर से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ योर फादर, आई एम अफ्रेड ऑफ योर फादर, आपके फादर से डर लगता है, उनका कोई एक्शन नहीं बता रहा हूं इसमें मैं। अगर मुझे कहना पड़े तुम्हारे फादर ने मुझे डरा दिया, योर फादर स्केयर्ड मी, एक्शन हो गया तो योर फादर स्केयर्ड मी, और तुम्हारे फादर से डर लगता है, एक्शन नहीं है, सो आई एम अफ्रेड ऑफ योर फादर। आई होप कि समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपने पूरे शब्दों में, सपोज आपको ये मैं लिखने के लिए टास्क दूं, आपको एक ऐसा लिखना है कि आपने अफ्रेड और स्केयर्ड के बीच में जो डिफरेंस बताया वो मुझे समझ आ गया। यू हैव टू राइट दिस इन इंग्लिश इन कमेंट सेक्शन। ओके, अगर समझ आया है तो आपको क्या लिखना है इंग्लिश में, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में लिखिएगा कि आपने अफ्रेड ऑफ स्केयर्ड के बीच में जो डिफरेंस बताया था वो मुझे समझ आ गया। इस चीज को इंग्लिश में लिखे कमेंट सेक्शन में। लेट्स चेक इफ यू कैन मेक दीज सेंटेंसेस करेक्टली इन इंग्लिश और नॉट। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, पॉज करके लिखिएगा जरूर। लेकिन किसी से नहीं डरूंगा। अब इस स्टोरी पे आते हैं दोबारा। पीपल विल ट्राई टू स्केयर यू, लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन सामने वाला कह रहा है किसी से नहीं डरूंगा, किसी से नहीं डरूंगा। इसमें देखिए थोड़ा सा हमने एम्फसाइज कर दिया है, आई एम नॉट गोना बी स्केयर्ड ऑफ एनीवन, आई एम नॉट गोना बी अफ्रेड ऑफ एनीवन। कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पे इंटरचेंजेबली कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। आई एम नॉट गोना बी अफ्रेड ऑफ एनीवन या आई एम नॉट गोना बी स्केयर्ड ऑफ एनीवन। गोना भी मतलब इस्तेमाल कर लिया है कि उसने डिसाइड कर रखा है पहले, ऐसा नहीं होगा। आई एम नॉट गोना बी अफ्रेड ऑफ एनी वन। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, रास्ते में मुसीबतें तो आती ही हैं, रास्ते में मुसीबतें तो आती ही हैं। अब कोई चीज ऑब्वियस है, अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, आती ही है का मतलब है वो ऑब्वियस है, वो होता ही है। ऑब्स्टेकल्स आर ऑब्वियस टू कम इन द वे, या फिर ऑब्स्टेकल्स डू कम इन द वे भी कह सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, उन्हें आराम से सुलझाओ, यानी ऑब्स्टेकल्स आर ऑब्वियस टू कम इन द वे, वो तो आते ही हैं, उन्हें आराम से सुलझाओ। ये तो बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, इसके लिए तो कई तरीके हैं बोलने के। उन्हें आराम से समझाओ, टैकल देम इजीली, हैंडल देम इजीली, टेक देम इजीली। ऑब्स्टेकल्स आर ऑब्वियस टू कम इन द वे, टेक देम इजीली, यानी उन्हें
आराम से सुलझाओ, शब्दों पे नहीं जाना है। टेक देम इजीली का मतलब भी वही हो गया, हैंडल देम इजीली। ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं, अब देखिए ये दो सेंटेंसेस हैं जो अक्सर हम बोल सकते हैं और बोलने चाहिए हमको लोगों से। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बेसिक है, आई एम ऑलवेज विद यू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आई एम ऑलवेज विद यू। और खुद को अकेला कभी मत समझना, खुद को अकेला कभी मत समझना। अब इसको आप बोलने के कई सारे तरीके हैं। खुद को अकेला कभी मत समझना, नेवर थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अलोन। नेवर थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अलोन। दूसरा बिल्कुल इसी तरीका भी है, डोंट एवर फील अलोन। आई एम ऑलवेज विद यू, डोंट एवर फील अलोन। तो हिंदी अगर हमको समझ आ जाती है तो इंग्लिश में तो बहुत सारे तरीके होते हैं, डिपेंड क्या करता है, इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आप ये वाला तरीका अपना रहे हैं तो आपका स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक करेक्ट होना चाहिए। अगर हम ऐसे कहना चाहते हैं डोंट एवर फील अलोन, तो वो भी स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन जो भी बोले सेंटेंस कंप्लीट हो और ग्रामेटिकली उसमें कोई गलती ना हो। ओके, सो आई एम ऑलवेज विद यू, डोंट एवर फील अलोन। पीपल विल ट्राई टू स्केयर यू बट नेवर बी अफ्रेड। स्पीक अप, स्पीक एज मच एज यू कैन, नो मैटर इफ यू मेक एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने यही सारे के सारे स्ट्रक्चर्स यूज कर दिए हैं जो भी बातें अभी मैंने कहे। ऑलराइट, तो ये सेशन आपको कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और शेयर करने लायक लगे तो शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में, ताकि और लोगों को भी थोड़ा फ़ायदा मिल जाए। और व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है अपना, एप्लीकेशन का लिंक लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, एप्लीकेशन का लिंक आ जाएगा। लाइव क्लासेस में आइए, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे। कल दोबारा मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।